वंस अगेन वेरी वार्म वेलकम टू ऑल। ये जो लाइन लिखी है इसको हम देखते हैं। द रिवोल्ट ऑफ 1857 डिड नॉट क्रिएट अ न्यू एम्पायर इन इंडिया, इट फोर्स्ड ब्रिटेन टू एडमिट दैट द एम्पायर ऑलरेडी एग्जिस्टेड एंड नीडेड टू डायरेक्ट कंट्रोल। यस, अभी हम आगे के एक्ट में देखेंगे कि ये लाइन 100% ट्रू है। तो अभी हम अपना पहला एक्ट देखते हैं। हमारा पहला एक्ट है चार्टर एक्ट 1853। कोर आइडिया क्या था इस एक्ट को लाने का कि कंपनी के रूल को, जो कि अभी तक कंपनी रूल करती आ रही थी और गवर्नमेंट धीरे धीरे ग्रेजुअली उसकी पावर्स को विड्रॉल कर रही थी, अब उसको टेम्प्रेरी बनाना है। कि अब इस सिचुएशन पर गवर्नमेंट पहुंच रही थी कि अब धीरे धीरे इसको ख़त्म ही करना है, जो आगे भी हुआ भी है। गवर्नेंस को मॉडर्न करना है और गवर्नेंस को मेरिट बेस्ड करना है। ठीक है, गवर्नमेंट कंट्रोल को बढ़ाना है। ये जो अभी हमने बात की। इस एक्ट का पहला प्रावधान था कि चार्टर बिना लिमिट के, ठीक है, पहले क्या होता था कि हर 20 साल, इससे पहले के एक्ट में 20 साल के लिए टाइम बाउंड दे दिया गया था कि 20 साल बाद हम रिन्यूअल करेंगे और फिर देखेंगे कि हाँ कंपनी सही काम कर रही है या नहीं कर रही है। लेकिन इस बार क्या हुआ कि इन्होंने कोई रिन्यूअल की लिमिट नहीं फिक्स की। इसका मतलब ये था कि कंपनी अब परमानेंट नहीं रही, गवर्नमेंट जब चाहती थी, जब चाहे तब उसको ख़त्म कर सकती थी। दूसरा था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में जो संस्था वहाँ पर थी, ईआईसी की जो टॉप संस्था थी, ईआईसी की, ईस्ट इंडिया कंपनी की, ब्रिटेन के अंदर, वो थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अब क्या कहा कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या को कम कर दिया गया। ठीक, संख्या जो थी वो 24 रही। अब इसमें क्या किया गया कि 18 मेंबर जो होंगे वो कंपनी के होंगे और जो 6 मेंबर होंगे वो नॉमिनेट होंगे किसके, ब्रिटिश क्राउन के द्वारा। इसका मतलब सीधा सीधा यही हुआ कि कंपनी का अब इंटरनल कंट्रोल भी, जो ये कोर बॉडी थी कंपनी की, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे वो कोर बॉडी थी, इसमें सिर्फ और सिर्फ कंपनी के ही एम्प्लॉय थे। लेकिन अब क्या हुआ कि अब इसमें भी धीरे से 6 लोगों को इंड्यूस कर दिया गया। इसका मतलब यह होगा कि कोई भी डिसीजन अब कंपनी चुपके से यहाँ पर नहीं लेगी। अगला था लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव सेपरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। अब कंपनी, जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, वो उसके जो दो काम थे, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव का, वो दोनों सेपरेट कर दिए गए। ठीक है, और मॉडर्न लेजिस्लेचर जो आज हमारी इंडिया की पार्लियामेंट देख रहे हैं, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव का जो सेपरेशन है वही सेम उस टाइम पर किया गया था। तो एक ये कह सकते हैं कि एक ये फाउंडेशन हुई थी जो आज के हमारे न्यू पार्लियामेंट्री सिस्टम चल रहा है उसका। ठीक है, अगला है अभी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी, जो भी सेपरेशन हुआ उस काउंसिल का जो अब सेपरेशन के बाद इसमें एक्सपेंशन भी किया, मतलब इसकी एरिया, इसके दायरे को और बढ़ाया गया, इसमें न्यू मेंबर्स को शामिल किया गया। ठीक है, अब यहाँ ये न्यू मेंबर्स आएंगे कहाँ से, तो ये न्यू मेंबर्स आएंगे प्रोविंस, बेसिकली कह सकते हैं स्टेट से। अब ये न्यू मेंबर, पहले क्या होता था कि जो पॉलिसी बन के आती थी वो ऊपर से ब्रिटेन से बनी और यहाँ पर या यहाँ के गवर्नर जनरल ने बनाई, वो लागू करना पड़ता था। यहाँ पर नीचे वाले लोगों की कोई भी एडवाइस या राय, सजेशन नहीं ली जाती। लेकिन इस बार क्या हुआ कि अब यहाँ से भी लोग जाएंगे, लॉ बनाने में हेल्प करेंगे। बेसिकली क्या था कि इनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से अब चीज़ें करने की कोशिश की जा रही थी। लॉ जो आज के टाइम पर हम जो देख रहे हैं, पॉलिटिकल अब कॉन्सेप्ट चलने लगा था। ठीक है, ठीक, लॉ मेकिंग प्रोसेस थोड़ा सा ब्रॉड हुआ, भले ही इससे यहाँ से जो लोग जाते थे वो लिमिटेड थे थी। ठीक है, सिविल सर्विसेज एज यूजल ओपन कंपटीशन, एंट्री जो होती थी वो मेरिट बेस्ड होती थी। ठीक है, अब प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी को स्टार्ट किया गया। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी को और प्रोफेशनल बनाया गया। ठीक है, अब इसका, इस एक्ट का कंक्लूजन था क्या था, तो कंक्लूजन ये था कि ट्रांजिशन टूवर्ड द मॉडर्न गवर्नेंस। ठीक है, कैसे किया, इंट्रोड्यूसिंग लेजिस्लेटिव एंड काउंसिल सेपरेशन, ओपन कंपटीशन इन सिविल सर्विसेज, सबके लिए अपॉर्चुनिटी, मेरिट बेस्ड, इंक्रीजिंग गवर्नमेंट कंट्रोल थ्रू नॉमिनेटिंग ऑल डायरेक्टर्स। ठीक, वो जो 6 डायरेक्टर्स वहाँ नॉमिनेट करेगी, कौन, ब्रिटेन की गवर्नमेंट, वाइल मेकिंग द कंपनी एग्जिस्टेंस अनसर्टेन। क्यों, क्योंकि अब रिन्यूअल का डेट जो पहले 20 साल दिया गया था वो विड्रॉल कर लिया गया, अब वो कोई फिक्स नहीं रह गया। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं अगला एक्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट था। ये ब्रिटेन के नज़रिए से एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट हुआ। ग्राउंड क्या था इसका, क्यों लाया गया ये, तो लाया गया 1857 में एक रिवोल्ट हुआ, जो कि हम लोग जानते हैं। कंपनी की, इसमें देखा क्या गया, ठीक है, इसमें देखा ये गया कि कंपनी का जो रोल था वो कहीं ना कहीं फेल होता हुआ नजर आया, पॉलिटिकल और मिलिट्री क्राइसिस हुआ।
इसमें इससे क्या हुआ, ब्रिटेन में डिमांड हुई कि भैया अब एक काम करो कि डायरेक्ट कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंपनी वहाँ अब चीज़ें संभाल नहीं पा रही है और एक अकाउंटेबल रूल की ज़रूरत है। कोर आइडिया क्या था इसका, मेन ऑब्जेक्टिव कि इस एक्ट का इंडिया का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से लेके सीधे ब्रिटेन के क्राउन के पास देना। ठीक, इस क्रम में इन्होंने कुछ प्रोविजंस लाए। वो प्रोविजंस ये हैं, पहला, कंपनी के रूल को एबोलिश किया गया, मतलब यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी को ही ख़त्म कर दिया गया। इसके सारे टेरिटरीज जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक्वायर किए थे या इनके पास थे, वो सीधे कहाँ ट्रांसफ़र हो गए, ब्रिटिश क्राउन को चले गए। एक नई संस्था बनाई गई, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो किसके लिए था, इंडिया के सारे कामकाज को देखने के लिए ब्रिटेन में एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाई गई। और डुअल गवर्नमेंट कंट्रोल जो वहाँ पर चल रहा था, डुअल गवर्नमेंट कंट्रोल बेसिकली ये था BOC बोर्ड ऑफ कंट्रोल और BOD, इसको क्या किया गया, ख़त्म कर दिया गया पूरी तरीके से। इसकी जगह पर एक नई संस्था लेके आए, वो था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ठीक, इसके काम क्या थे वो भी हम देखते हैं। ठीक है, ये क्या होगी, रियल अथॉरिटी होगी अब इंडियन मैटर्स के ऊपर। इसके लिए इसको 15 इसकी हेल्प करने के लिए 15 मेंबर्स की काउंसिल दी गई। ठीक है, हाँ, हालांकि ये काउंसिल का जो सजेशन होता था वो एडवाइजरी होता था, मैंडेटरी नहीं होता। उनको मानना है मानेगी काउंसिल की एडवाइस को, अगर नहीं मानना होगा तो वो नहीं मानेंगी, मैंडेटरी नहीं था बेसिकली। ठीक है, दूसरा इसके पावर क्या थे, तो पावर्स में देखते हैं कि इंडिया के लिए पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री, फाइनेंस, सब कुछ जो है डायरेक्ट कंट्रोल और कम्युनिकेशन करना इंडिया के साथ ब्रिटेन में रह के। ठीक है, अब वो दोनों संस्थाएं रही नहीं, ये एक पावरफुल सेंट्रलाइज्ड संस्था, अगेन फोकस किया सेंट्रलाइजेशन पे और इन दोनों संस्थाओं को ख़त्म कर दिया गया। अगला है सिविल सर्विसेज एज यूजुअल, मेरिट बेस्ड कंटिन्यू रहा। महारानी ने कुछ घोषणाएं की इसको लेकर, इस एक्ट को लेकर, या नया जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, जो सत्ता ब्रिटिश गवर्नमेंट को आ रही थी कंपनी की तरफ से, इन्होंने कुछ घोषणाएं की बेसिकली इंडियन जनता के लिए। वो क्या था कि जो भी प्रिंस हैं या किंग हैं, उनके राइट्स को वरीयता दी जाएगी, उनकी रिस्पेक्ट की जाएगी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी जो ख़त्म की जाएगी, हालांकि यह पार्शली हुई, 100% नहीं हुई। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है ये हम हिस्ट्री वाले पार्ट में देखते हैं, तो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो 1857 का रिवोल्ट हुआ, वो भी कहीं ना कहीं एक रिलीजियस एंगल उसके अंदर था। वो चर्बी वाला, गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी वाला, तो वो कहीं ना कहीं एक रिलीजियस एंगल था। तो इस चीज़ से एक लेसन लेते हुए आगे कहा कि हम रिलीजियस मैटर्स में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। और दूसरा कहा कि इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी सबको, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, चाहे वो ब्रिटिशर्स हो या इंडियंस हो, सबके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। कितना हुआ ये क्वेश्चनेबल है। ठीक है, तो अभी हम आगे देखते हैं। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली थी कि जो गवर्नर जनरल थे, उनके पद को ख़त्म करके या उनके पद को ट्रांसफॉर्म करके एक नया पद किया गया। उसका नाम दिया गया वाइसरॉय। ठीक है, और पहले वाइसरॉय जो बने वो थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो अब क्या किया गया कि गवर्नर जनरल के पद को या ख़त्म ना करके बेसिकली इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया, दूसरा नाम दिया गया इसको वाइसरॉय। ठीक है, और अब जो इस यहाँ हुआ वो ये वाइसरॉय नाम से जो जब बने, तो ये डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव हुए किसके, ब्रिटिश क्राउन के, न कि अब फॉर्मली या इनफॉर्मली ये कंपनी कर रह गए, क्योंकि अब जब कंपनी ही नहीं रहेगी तो वो पद भी खत्म किया, पद के जगह पे दूसरा पद लेके आए। ठीक है, वो था वाइसरॉय का, जो पहले वाइसरॉय बने वो लॉर्ड कैनिंग बने। ठीक, अब यहाँ पर हम देखते हैं इसका फाइनल कंक्लूजन, कि फाइनल कंक्लूजन क्या रहा। और ये कंक्लूजन हम देखते हैं कि 1700, ये फाइनल कंक्लूजन हम देखेंगे 1773 से 1858 तक, एक पूरा टाइमलाइन हम देखते हैं। ठीक है, 1773 में क्या हुआ कि पहली बार जो है गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया, क्या कि कंपनी जो अनकंट्रोल्ड थी, ठीक है, इतना ज़्यादा करप्शन था, उसको क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। ठीक, 1884 में क्या किया कि कंट्रोल को और थोड़ा सा बढ़ाया। ठीक, गवर्नमेंट ने क्या किया कि पॉलिसी अब गवर्नमेंट बनाएगी, कंपनी क्या करेगी, उसको सिर्फ फॉलो करेगी, एग्जीक्यूट करेगी। रियल पावर धीरे से कहाँ शिफ्ट हुआ, क्राउन के पास। ठीक है, या ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। 1793 में क्या हुआ कि इसको कंटिन्यू रखा गया,
तब वहाँ की गवर्नमेंट को लग रहा था कि हाँ सिस्टम सही चल रहा है, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, अभी थोड़ी सी स्टेबिलिटी दिया जाए। ठीक, तो पहले क्या हुआ कि एंट्री किए, देखा, समझा, फिर उसमें और सुधार किए। अगेन जब चीज़ें स्टेबल होने लगी तो थोड़ा सा टाइम दिया। ठीक, अब उसके बाद में 1813 में क्या किया कि अब धीरे धीरे जो पावर विड्रॉल हो रहा था कंपनी का, वो उसको एक कदम और आगे लगे। जिस चीज़ के लिए कंपनी को बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा था वो था ट्रेड मोनोपोली, उसको ही ख़त्म कर दिया कि अब कंपनी सिर्फ एक अकेली नहीं रहेगी इंडिया में ट्रेड करने के लिए। ठीक है, दूसरा काम क्या किया कि यहाँ पे कंपनी का बेस वीक हुआ, क्योंकि कंपनी का बेस जैसा मैंने कहा कि ट्रेड था। ठीक, वो यहाँ पर वीक हुआ। दूसरा क्या हुआ कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। क्या, कंपनी सिर्फ एडमिन बॉडी रह गई। ठीक, पहले क्या थे, ये कानून भी बनाती थी, ये कानून चलाती भी थी, अब इसका काम रह गया सिर्फ प्रशासन का काम करना। ठीक है, तो यहाँ पावर और क्या हुआ, रोल दोनों ही चेंज हो गए। ठीक, अब 1853 में फाइनली ये प्रिपरेशन हुआ कि कंपनी टेम्परेरी रहेगी। कब तक रहेगी, जब तक वहाँ की गवर्नमेंट चाहेगी। ठीक है, एक नया सिस्टम, अब धीरे धीरे नया सिस्टम को शेप देना स्टार्ट किया गया और 1858 में फाइनली कंपनी ख़त्म हुई और क्राउन के पास सत्ता चली गई। ठीक है, तो यस, द रिवोल्ट ऑफ 1857 did not create a new empire in India. It forced Britain to admit that the empire is already existed. अभी हमने देखा कि 1853 तक हमने देखा कि कंपनी को किस तरीके से गवर्नमेंट धीरे धीरे कम करती जा रही थी और पावर ग्रेजुअली अपने हाथ में लेती जा रही थी। ठीक, तो ये लाइन, यस द एम्पायर ऑलरेडी एग्जिस्टेड, हाँ चीज़ें अब अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश क्राउन ही हो रही थी, बस पर्दे के पीछे हो रही थी। 1858 में 1857 के रिवोल्ट ने इस एक अपॉर्चुनिटी दे दी ताकि गवर्नमेंट ने उसको डायरेक्ट ख़त्म ही किया और डायरेक्ट कंट्रोल अपने हाथ में लिया।